हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास इकोनॉमिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो 12th क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का इस क्लास में हम आप लोग को जो वीकली टेस्ट जो होता है आप लोग का, उस वीकली टेस्ट प्रोजेक्ट रियल टेस्ट वीकली टेस्ट इकोनॉमिक्स, डेट क्या है हमारा 16 अगस्त 2024। 16 अगस्त 2024 को जो 12th क्लास इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों संकाय में जो 12th क्लास इकोनॉमिक्स का जो वीकली टेस्ट हुआ था 16 अगस्त 2024 को, उसका क्वेश्चन और उसका आंसर को आज हम बताने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल के थ्रू आपको जो प्रीवियस ईयर मॉडल सेट्स हो, ठीक है, या करंट मॉडल सेट हो, या क्वेश्चन बैंक हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वीकली टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, सभी प्रकार का नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियोज़ का अगर लाभ उठाना है, इस तरह का क्लासेस का लाभ उठाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपके तक अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास क्या है, तो 12th क्लास इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट 16 अगस्त 2024 में जो क्वेश्चन आया था आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, उस क्वेश्चन को और उसका सॉल्यूशन को आज का इस क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, ये है हमारा झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रोजेक्ट रील है। ठीक है, जो 90 मिनट्स का होता है और 40 मार्क्स का। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में ध्यान दोगे, ध्यान दोगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मांग की लोच है। तो मांग की लोच क्या है, ध्यान दोगे। पहला क्वेश्चन है गुणात्मक कथन, ख में है मात्रात्मक कथन, उसके बाद ग में है ए और बी दोनों, और घ में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, मात्रात्मक कथन। ठीक है, 2 में है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है, कीमत का, उत्पत्ति के साधनों का, या कुल व्यय का, या इसमें से कोई नहीं। तो उत्पादन फलन जो है एक्चुअली में उत्पत्ति के साधनों का फलन है, यानी इसका भी हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, इसके बाद 3 में है कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, तो सीधी सी बात है, तो कॉफ़ी और चाय एक दूसरे का पूरक है। अब अगर मान लीजिए कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पीना बंद करके चाय पीने लगेंगे, अगर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं वो। तो इसका मतलब है कि चाय की मांग जो है सो बढ़ जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो क नंबर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 4 नंबर में ध्यान दोगे, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। तो किससे है संबंध, उत्पत्ति के नियम से, या पैमाने के प्रतिफल के नियम से, या उत्पत्ति ह्रास के नियम से, या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से। तो इसका हो जाएगा ख नंबर, पैमाने के प्रतिफल के नियम से। 5 में है कृषि में मुख्यतः लागू होता है। तो क्या इसमें हो जाएगा, इसका ग नंबर हो जाएगा, उत्पत्ति ह्रास के नियम, उत्पत्ति ह्रास के नियम, यानी ग नंबर। 6 में है निम्नलिखित में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क नंबर, हॉटले विदर्स के अनुसार क नंबर। 6 का क्या हो जाएगा, तो क नंबर हो जाएगा। 7 में है वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयाँ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, तीनों हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, उपर्युक्त सभी।
8 में ध्यान दोगे, भारत में 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसे है? रिजर्व बैंक को, या केंद्रीय सरकार को, या विश्व बैंक को, या भारतीय स्टेट बैंक को? ये अधिकार एक्चुअली में है केंद्रीय सरकार को, यानी ख नंबर। 9 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई है, ग नंबर। 10 का है, साख गुणांक होता है। साख गुणांक जो है एक्चुअली में क नंबर हो जाएगा 1/CPR। अब इसमें सेक्शन बी में ध्यान दोगे, सेक्शन बी में है, फर्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन क्या है। नेक्स्ट है शुद्ध घरेलू उत्पादन की परिभाषा दें। सेक्शन सी में है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है। इसके बाद 14 में है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। इसके बाद 15 में है एक फर्म 20 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन के इस स्तर पर ATC तथा ABC क्रमशः 40 रुपये तथा 37 रुपये के बराबर है, तो इस फर्म के TFC का पता लगाएं। 16 में है मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें। अब चलिए इन सभी का सॉल्यूशन देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। नेक्स्ट का 11th का आंसर क्या है, ध्यान दो। किसी फर्म के भौतिक आगतों एवं भौतिक निपजों के बीच के फलनीय संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। 12 है कुल घरेलू उत्पादन में मूल्य ह्रास घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध घरेलू उत्पादन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 13 का क्या है, सो ध्यान दोगे। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होने के कारण अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की होती है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन सीमांत लागत की रेखा दिए गए कारक मूल्य के साथ प्रारंभ में गिरती है और न्यूनतम बिंदु तक पहुंचने के बाद उसमें वृद्धि होने लगती है। अतः अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र यू आकार की होती है। फोर्टीन का क्या आंसर है, ध्यान दोगे। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्नलिखित है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। पहले तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का प्रभाव लिख के डैश दोगे, उसके बाद लिखोगे इसमें आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अर्थ है कि दो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनको एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो और वह उन्हें बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के पास गेहूं है और उसके बदले वह दूध चाहता है तो उसे एक दूसरे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास दूध हो और वह दूध के बदले गेहूं लेने के लिए तैयार हो। लेकिन वास्तविक जीवन में इस प्रकार का दोहरा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है। सेकेंड पॉइंट है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। इसमें मूल्य के सामान्य मापक का अभाव पाया जाता है। इसके फलस्वरूप दो वस्तुओं के बीच विनिमय की मात्रा निश्चित करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए यह बतलाना बहुत ही कठिन है कि एक बकरी के बदले कितना कपड़ा दिया जाए अथवा एक गाय के बदले कितनी बकरियां दी जाए। तीसरा पॉइंट है वस्तुओं में विभाजकता का अभाव।
कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है तथा विभाजन नहीं किया जा सकता तथा विभाजन करने से उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। यदि एक अविभाज्य एवं अधिक मूल्य वाली वस्तु का विनिमय कम मूल्य वाली कई वस्तुओं से करना पड़ता है। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति के पास एक गाय है जिसके बदले वह गेहूँ, कपड़ा, कंबल लेना चाहता है। इसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके बदले वह गेहूँ, कपड़ा, कंबल लेना चाहता है। इसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास वह तीनों वस्तु हो और उसके बदले वह गाय लेने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य के संचय का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के संचय का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु के हस्तांतरण का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण में भी कठिनाई होती है, यानी मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ध्यान दोगे। फॉर्मूला होता है TFC इक्वल टू TC माइनस TVC। इसमें से हमें पहले TC निकालेंगे तो TC का इक्वल टू होता है उत्पादन की इकाई इंटू ATC। ठीक है। तो उत्पादन की इकाई दिया हुआ है 20 और ATC दिया हुआ है 40, यानी 800 आ गया हमारा TC का वैल्यू। अब ABC का होता है उत्पादन की इकाई इंटू ABC। तो अब उत्पादन की इकाई 20 दिया हुआ है और ABC दिया हुआ है 37, मल्टीप्लाई करके हम TC नहीं निकाल लिए। अब उसमें से दोनों का वैल्यू पुट कर दिए तो TFC का वैल्यू हमारा आ गया 60। 16 में क्या है, ध्यान दोगे। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विनिमय के मध्यम मूल्य के मापक तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। हार्टल विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। मुद्रा का कार्य। प्रोफेसर किल्ने में मुद्रा के कार्य को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। प्रोफेसर किल्ने ने होगा, वहाँ में नहीं होगा, ने मुद्रा के कार्य को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मुख्य कार्य, गौण एवं सहायक कार्य। तीसरा है आकस्मिक कार्य। ठीक है। तो पहले हम लोग मुख्य कार्य को परिभाषित करते हैं। मुद्रा के मुख्य कार्य को आधारभूत अथवा मौलिक कार्य भी कहते हैं। मुद्रा के मुख्य कार्य 2 हैं। तो ध्यान दोगे। फर्स्ट है विनिमय का माध्यम। मुद्रा ने विनिमय के कार्य को सरल एवं सुविधापूर्ण बना दिया। वर्तमान युग में सभी वस्तुएं और सेवाएं मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी तथा बेची जाती है। सेकेंड है मूल्य का मापक। मुद्रा का कार्य सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन करना है। वर्तमान समय में सभी वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के द्वारा मापा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विलंबित भुगतान का मान। जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को स्थगित भुगतान का मान इसलिए माना गया है क्योंकि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहती है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तुलना में यह अधिक टिकाऊ है।
सेकंड में है मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य तथा क्रय शक्ति के संबंध में साधन का कार्य करती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को संचय करने में बहुत ही कठिनाई थी, लेकिन मुद्रा के आविष्कार में मूल्य के संचय को सुगम बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा क्रय शक्ति के हस्तांतरण का सर्वोत्तम साधन है। इसका कारण मुद्रा का सर्वग्राही और व्यापी होना है। मुद्रा के द्वारा चल व अचल संपत्ति का हस्तांतरण सरलता से हो सकता है। 4 है आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्य निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक आय का वितरण। मुद्रा सामाजिक आय के वितरण में सहायता प्रदान करती है। किसी देश के उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनके कुल योग को राष्ट्रीय आय का वितरण उत्पादन के साधनों के बीच किया जाता है और इसके लिए मुद्रा सहायक होती है। सेकंड पॉइंट है साख का आधार। वर्तमान समय में चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि साख पत्रों का प्रयोग मुद्रा के समान ही होने लगा है, लेकिन इन साख पत्रों को मुद्रा के आधार पर ही जारी किया जाता है। बैंक जब इन साख पत्रों को जारी करता है तो इन साख मुद्रा के पीछे अपने पास एक निश्चित अनुपात में नगद मुद्रा रख लेता है ताकि मांग होने पर साख मुद्रा को नगद मुद्रा में बदला जा सके।